हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पेपर सॉल्यूशन में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इतिहास के उन क्वेश्चंस की जो आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सभी तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। यानी कि इन चार घटनाओं को आपको क्रोनोलॉजिकली यानी कि घटना क्रम में रखना है। तो बात करेंगे अगर इसके ऑप्शंस की, तो सबसे पहले आ जाएगा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, जो 1930 में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। उसके बाद आ जाएगा गांधी इर्विन एग्रीमेंट, जो कि 25 जनवरी 1931 को हुआ था। ये गांधी इर्विन एग्रीमेंट गांधी जी और उस टाइम के जो वॉइस रहे थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच हुआ था। और इसका जो मेन एग्रीमेंट था, यानी कि इसका जो मेन मुद्दा था वो यही था कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खत्म कर दे। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि ये अंबेडकर और गांधी जी के बीच साइन किया गया था। इसमें जो भारतीय दलित वर्ग था उसकी स्थिति को और मजबूत करने के लिए बनाया गया था। और पूना पैक्ट में जो पृथक निर्वाचन प्रणाली थी उसको भी खत्म करने के लिए यह एग्रीमेंट बनाना गांधी जी ने बहुत जरूरी समझा था। और उसके बाद आ जाएगा आपका क्रिप्स मिशन चौथे नंबर पे। तो जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4, उसके बाद 2, देन 1, देन 3। फिर हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, जो कि यूपीपीसीएस, यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एससी और लेक्चरर के एग्जाम्स में पूछा गया है। इसमें भी आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें हम सबसे पहले अगर देखें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, यानी कि जो 1765 में साइन हुई थी। बक्सर की वॉर जो हुई थी 1764 में हुई थी, उसके जस्ट एक साल बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी। फिर आता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, यानी कि जो 1784 में साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर का जो मेन उद्देश्य था वो ब्रिटिश यानी कि एंग्लो मैसूर वॉर को रोकना था। फिर आ जाएगी ट्रीटी ऑफ सालाबाई, यानी कि 1782, जिसका मेन मोटिव ये था कि अंग्रेजी सरकार मराठाओं के साथ एक ऐसी पॉलिसी बनाए जिसमें कि दोनों शांतिपूर्ण तरीके से रह सकें। और ये ट्रीटी करीब 20 साल के लिए थी। डी ऑप्शन यानी कि ट्रीटी ऑफ मद्रास, ये 1769 में साइन की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कोड नंबर सी, यानी कि 4213। इसमें से सारी ट्रीटीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ट्रीटी ऑफ सालाबाई यानी कि जो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच साइन की गई थी 1782 में, पूरी 20 साल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके 20 साल बाद यानी कि अगर हम बात करें 1802 की, तो ब्रिटिश मराठा वॉर उस टाइम पे हो गई थी। और फिर उसके बाद 1802 या 3 के आसपास ट्रीटी ऑफ बसीन भी साइन की गई थी। फिर हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। With reference to the civil administration in 1905, which of the statement are correct? ये क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज। सेकेंड है ए न्यू प्रोविंस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड असम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उस टाइम पे जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उनकी जो पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी एक्सपेंशनिस्ट थी, यानी कि वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने प्रोविंशियल बाउंड्रीज़ को भी बढ़ाया था। और साथ ही साथ उन्होंने ईस्ट बंगाल और असम को विभाजन भी करा था, यानी कि बंगाल का विभाजन भी उन्होंने किया था। तो इसके जो आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही कथन, दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। फिर हम देखेंगे चौथे क्वेश्चन को। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह किसने करी थी? इसका उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने करी थी ये अनुशीलन समिति की स्थापना। अनुशीलन समिति यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य बंगाल में क्रांति और भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना था। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने करी थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन। इन्होंने इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना की थी। बात करेंगे छठवें क्वेश्चन की। गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बेलगांव 1924 एक ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता केवल एक बार गांधी जी ने करी थी। इसके बाद उन्होंने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी।
फिर देखेंगे 7वें क्वेश्चन को, यानी कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 में की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर देखेंगे 8वें क्वेश्चन को, यानी कि बम्बई प्रेसिडेंसी संगठन की स्थापना किसने करी थी। तो इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता ने करी थी, जो एक मॉडरिस्ट थे, यानी कि नरम दल के एक प्रमुख नेतृत्व करता थे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, यानी कि जो सेकेंड राउंड टेबल हुई थी 1931 वैली, उसमें भाग नहीं लिया था। माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। फिर देखते हैं 9वें क्वेश्चन को, अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि नाउ एंड नेवर पंपलेट किसने छपवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रहमत अली, जिन्होंने पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर ये पैम्पलेट छपवाए थे नाउ एंड नेवर वाले। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के हिस्सा नहीं थे। तो इसका ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, सेकंड बेवल, C.A. स्टैफोर्ड क्रिप्स और 4 अलेक्जेंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेवल, जिनका एक अपना एक प्लान था बेवल प्लान। तो ये कैबिनेट मिशन के मेंबर नहीं थे। बात करेंगे 11वें क्वेश्चन की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद जिन्ना को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। और पाकिस्तान के अगर पहले पीएम की बात करें तो लियाकत अली खान पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। बात करेंगे अगर 12वें क्वेश्चन की, हु प्रिपेयर्ड CR फॉर्मूला टू रिमूव द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन द मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि CR फॉर्मूला किसने बनाया था, जिन्होंने जिस फॉर्मूले में राजनीतिक अस्थिरता जो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में थी उसको ख़त्म किया था। तो ये फॉर्मूला बनाया था वो C राजगोपालाचारी जी ने बनाया था। फिर देखते हैं 13वें क्वेश्चन को, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया वॉज रिटन बाई। ये एक बुक थी जो रिटन की गई थी बिपिन चंद्रा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की, हु सेड इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। ये किसने कहा था कि इंडिया एक क्वाजी फेडरल स्टेट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि KC वियर। बात करेंगे फिर 15वें क्वेश्चन की, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो इसमें 4 स्टेटमेंट आपको दिए हैं। इन स्टेटमेंट को आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है, यानी कि जो स्टेटमेंट घटना पहले हुई होगी वो पहले आएगी। तो इसको हम देखें, महाराजा हरि सिंह साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सबसे पहले महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन था वो साइन किया था नेहरू जी के साथ। उसके बाद क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इन्फोर्स्ड हो गया था। उसके बाद एक्सेशन टू इंडिया रेटिफाइड बाय द सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने ये स्वीकार कर दिया था कि जम्मू कश्मीर को इंडिया के अंदर आ जाना चाहिए, यानी कि उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। फिर हो जाएगी चौथी वाली घटना, यानी कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स। उसके बाद जम्मू कश्मीर का संविधान बना था। बहुत सारे एक्ट थे, यानी कि 35A हो गया जिसको हम बेयर एक्ट भी कहते हैं, और भी बहुत सारे प्रावधान थे जो आज खत्म हो चुके हैं। इसलिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे भी। फिर हम देखते हैं 16वें क्वेश्चन को, नेशनल पंचायती राज डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल। बात करेंगे 17वें क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज खजुराहो ऑफ वीरभद्र। यानी कि इनमें से किस मंदिर को विदर्भ का खजुराहो टेम्पल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्कंडेश्वर। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आ चुका है। देखते हैं फिर 18वें क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी कि इसमें आपको बुक्स दिए गए और इनके सामने आपको राइटर्स को मैच करना है। ये ऐसे क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्ट्री के लिए। तो पहली बुक है तबकत ए नासिरी, यानी कि इसके जो राइटर्स हैं मिनहास उस सिराज जुजानी, जो कि एकदम सही है। सेकंड बुक है तारीख फिरोज शाही, शमस ए सिराज अफीफ, इसके राइटर्स हैं। थर्ड वाली जो बुक है वो है तुगलकनामा, और इसमें लिखा हुआ इब्न बतूता, जो एकदम गलत है। तुगलकनामा फिरोज शाह तुगलक की एक ऑटोबायोग्राफी थी जो उन्होंने ही खुद लिखी थी। देखेंगे फिर डी वाले ऑप्शन को, यानी कि हुमायूं नामा, ये भी हुमायूं की एक ऑटोबायोग्राफी है जो उनकी सिस्टर यानी कि गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी गलत है।
बात करेंगे फिर 19वें क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्ता सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन इक्ता सिस्टम के बारे में एक गलत तथ्य है। इक्ता वॉज अ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम, यानी कि जो एकदम सही है। सियासतनामा वॉज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इक्ता सिस्टम, यानी कि ये भी एक सही है। तो दोनों ही कथन सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। फिर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि इक्ता सिस्टम के बारे में, रेवेन्यू फ्रॉम इक्ता वाज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन सुल्तान्स अकाउंट, यानी कि इक्ता से जो भी राजस्व होता था वो सुल्तान के खाते में सीधे तौर पर चला जाता था, यानी कि जो है एकदम गलत है ना। इक्ता का जो रेवेन्यू होता था वो सेना में जाता था और वो सुल्तान के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता था। फिर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को, मुक्ति वाज सपोर्टेड टू मेंटेन ट्रूप्स आउट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम इक्ता। तो मुक्ति एक पद होते थे जो सैनिकों के मेंटेनेंस में एक अहम रोल निभाते थे और उनको जो भी तनख्वाह वगैरह दी जाती थी वो रेवेन्यू से मिलती थी, जो हम इक्ता के थ्रू इकट्ठा किया जाता था। फिर देखेंगे 20वें क्वेश्चन को, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर का मोक्ष स्थान कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी। फिर देखेंगे 22वें क्वेश्चन को, मैच द लिस्ट, यानी कि आपको दो लिस्टों को मैच करना है। इसमें आपको पावना, एकता, सांथाल और ताना भगत यानी कि ये मूवमेंट दिए गए हैं और यहाँ पे इनकी डेट्स दी गई है। तो इनको जैसा हम देख सकते हैं कि ताना भगत जो मूवमेंट था वो सबसे लास्ट में हुआ था, यानी कि इसका हो जाएगा 1914। और इसमें जो सांथाल रिबेलियन है वो जस्ट 1857 के रिवॉल्ट से जस्ट पहले हुआ था, तो सी का ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, यानी कि 1855 और 1856 है ना। तो इन दोनों की मदद से भी हम ये ऑप्शन को इजीली आंसर कर सकते हैं। बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर, यानी कि इसमें भी इन चारों घटनाओं को आपको क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता, यानी कि फिरोज शाह मेहता एक मॉडल्स थे, सबसे पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो स्टेटमेंट नंबर 4 आएगा सबसे पहले। उसके बाद आएगा स्टेटमेंट नंबर 2, यानी कि जलियांवाला बाग मैसाकर, जो कि 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास 2 स्टेटमेंट बचते हैं, यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 जैसा आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ साइमन कमीशन है, तो ये 1927 के आसपास हुआ था। और इसका जो सबसे लास्ट में जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि महात्मा गांधी दांडी मार्च है ना, वो 1930 के आसपास हुआ था। तो इस तरह से जो करेक्ट सीक्वेंस बन जाएगा वो बन जाएगा कोड नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, द ट्रायल ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी वाज हेल्ड इन, यानी कि जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो ऑफिसर्स थे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद उनका जो ट्रायल किया गया था वो कहाँ पे किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेड फोर्ट दिल्ली में। वहाँ पे जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो भी सोल्जर्स थे, जो भी बच चुके थे, उनका ट्रायल किया गया था। और इसमें जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, ये सारे एडवोकेट्स थे जिन्होंने उनका केस लड़ा था सक्सेसफुली। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विद रेफरेंस टू द नेशनल कैलेंडर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, यानी कि अगर हम नेशनल कैलेंडर के रेफरेंस में दोनों स्टेटमेंट की बात करते हैं, द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन विक्रम एरा, जो कि एकदम गलत है। जो इंडिया का जो नेशनल कैलेंडर है जिसको हम मानते हैं वो शक संवत पर डिपेंड करता है। तो पहला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। द नेशनल कैलेंडर इज अडॉप्टेड फ्रॉम जनवरी 26, 1950, यानी कि ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हु अपोज्ड प्लांट डेवलपमेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो प्लांट डेवलपमेंट को किसने विरोध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ए। देखिए हमारे संविधान में जो भी DPSPs हैं, डायरेक्ट DPSPs हैं, उनमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जो भी गांधी जी की थ्योरी पे बेस्ड है। उनको गांधीयन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में गांधीयन प्रिंसिपल भी आते हैं, जिसमें गांधी जी स्वच्छता और गाँव के विकास पर जोर देते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, मेन मोटिव ऑफ गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह इज, यानी कि गांधी जी का जो भी नमक सत्याग्रह था उसका मेन उद्देश्य क्या था। टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930 एंड ही वेंट विद 78 फॉलोवर। वो अपने 78 फॉलोअर्स के साथ सॉल्ट लॉ को, नमक सत्याग्रह को तोड़ने निकल पड़े थे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड है और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है।
मोपला रिवॉल्ट हेल्ड इन विच ईयर? तो मोपला रिवॉल्ट जो हुआ था वो केरला में हुआ था। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को। पेपर वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया इन विच टाइम? तो पेपर 12th सेंचुरी में सबसे पहले इंडिया में यूज्ड हुआ था। तो आज हमने बात करी इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यानी कि जो 2017 से 2020 तक यूपी पीसीएस, यूके पीएससी और ईपीएफओ यूपीएससी ग्रुप सी में आए थे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम से लिए गए हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और भी वीडियोज आएंगी इस सीरीज़ की, उनके साथ बने रहिए, उनको देखिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।